सो गाइस आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ऑसम सा नैप बार, जो कि आप देख ही सकते हैं कितना एडवांस है और कितनी अच्छी एनिमेशन है इसमें। और अगर आप देखें तो ये देखिए, जब भी ये नैप बार खुलता है इसका ये हैमबर्गर आइकन भी कितनी ऑसम तरीके से चेंज हो जाता है और ये पूरी तरह से एनिमेटेड तो है ही। तो इस नैप बार को हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। हम किसी भी दूसरे फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से अभी इस कोड पे और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जल्दी से एक फोल्डर बना देते हैं, तो उसको हम नाम देंगे एनिमेटेड नेविगेशन बार। और ये जो हमारी पिक है, ये वॉलपेपर है, ये इसमें डाल देंगे और इसे कर लेंगे ओपन विद कोड। अब यहाँ पे हमें बनानी है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल। अब यहाँ तीनों फाइल्स बनाने के बाद हम डालेंगे बॉयलरप्लेट और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं इसे एनिमेटेड नैप बार और यहाँ सेव कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम लिंक कर देते हैं अपनी CSS और उसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट भी लिंक कर लेंगे। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ main.js और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। तो अब सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं, पहले तो हम ये बॉडी को एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे लेते हैं। जो हमने पिक है हमारे पास उसी को डाल देते हैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ बॉडी में और ये बॉडी का मार्जिन 0 कर देते हैं और इसके बाद इसमें डाल देते हैं बैकग्राउंड इमेज और इसमें डालेंगे URL। तो हम यहाँ पे डालने वाले हैं drumbg.jpg और मैं इसे करता हूँ सेव। तो ये देखिए हमारी इमेज आ गई है, काफ़ी ऑसम लग रही है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हमें बनाना है एक नैप बार। तो जो हमारा नैप बार होगा वो पूरी स्क्रीन पे होगा ना, तो उसे हम सबसे पहले तो एक यहाँ पे डिप बना लेते हैं, जिसको मैं नाम दूंगा ओवरले, मतलब क्लास दूंगा। और यहाँ पे उसे ID भी ऐसा करता हूँ, ओवरले ही दे देते हैं। और इसके अंदर हम लगाएंगे नैप बार और इसके अंदर हम लगाएंगे एक UL और इसके अंदर हम LI टैग लगा के जो हमारे 5 हम ऑप्शंस डालेंगे नैप बार के अंदर वो डाल देते हैं। तो इसको मैं ID दे देता हूँ #nav-1 और हमें ये 5 चाहिए तो ×5। तब यहाँ पे हम सबसे पहले तो उनकी IDs चेंज कर देते हैं। ये होगा nav2, ये होगा nav3, nav4 एंड दिस इज़ nav5। अब इसके अंदर मैं एक एक करके एंकर टैग लगा के जो मुझे लिखना है वो लिखता हूँ। तो यहाँ एंकर टैग लगा के हम इसके अंदर लिख देते हैं होम। अब ये इसके नीचे वाले में यहाँ पे एंकर टैग लगा के हम इसके अंदर क्या लिखना चाहिए, हमें अबाउट लिख लेना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पे हम अबाउट कर देते हैं। अब यहाँ पे एंकर टैग लगा के हम लिख लेते हैं स्किल्स। यहाँ पे हम एंकर टैग लगाएंगे और यहाँ इसको हम नाम देंगे प्रोजेक्ट। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ एंकर टैग लगा के हम इसके अंदर लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट। अब इसे करते हैं सेव। तो ये देखिए आ गए हमारे नैप बार के ऑप्शंस। अब इसे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टाइल करेंगे जिस डिव के अंदर ये हैं, यानी ओवरले को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरले और यहाँ कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे हम क्लास के ज़रिए ओवरले को स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ओवरले की जो विड्थ है और हाइट है वो 100 व्यू हाइट और व्यू पोर्ट कर देंगे। तो 100 व्यू विड्थ और यहाँ पे हम कर देंगे इसकी हाइट 100 VH, जिससे कि जो भी हमारा व्यू पोर्ट होगा, स्क्रीन साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग व्यू पोर्ट सेट हो जाएगा। तो इसकी हाइट और विड्थ सेट करने के बाद अब हम इसकी पोजीशन कर देते हैं फिक्स्ड और इसे कर देते हैं टॉप से 0 और लेफ्ट से भी 0, ताकि यहाँ पे टॉप पे ही रहे। और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं RGBA 000.7। तो अब आपको चेंज पता चलेगा और मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा ओवरले। इस समय इसकी हाइट है 100 और विड्थ भी 100, इसलिए पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर देखिए मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इसकी हाइट 50 और मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए अब ये इतना ही रह गया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये ओवरले क्या फ़र्क डाल रहा है। ये थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा डार्क इफेक्ट ले आ रहा है। और हम इस ओवरले का Z इंडेक्स को कर देते हैं। तो Z इंडेक्स हम इसका कर देते हैं 10, ताकि कुछ भी आए तो ये ओवरले सबसे टॉप पे ही रहे, इससे ऊपर कुछ भी ना हो। उससे ऊपर हमारे जो नैप बार के ऑप्शंस है बस वही होने चाहिए।
अब नैप बार को स्टाइल करते हैं। तो ये है हमारी नैप बार। तो नैप बार में सबसे पहले तो हम हाइट दे देते हैं। तो इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 100 व्यू हाइट और करते हैं सेव, क्योंकि ये पूरी स्क्रीन पे होना चाहिए। और इसकी मार्जिन और पैडिंग कर देते हैं 0। तो मार्जिन और पैडिंग भी इसकी कर दूंगा मैं 0। लिखेंगे नैव यूएल। तो जो इसका यूएल टैग है हम उसको स्टाइल करेंगे, तो उसमें हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स और इसका जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं स्ट्रेच, जिससे कि ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। और इसके बाद इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम कर देते हैं। तो फ्लैक्स डायरेक्शन इसका हम कर देंगे कॉलम। तो ये देखिए, अब ये जो इसकी जो लाइन आ रही है नीचे उसे हटाएंगे और इसकी ये जो देखिए अभी शायद आपको ना दिख रही हो पर डॉट्स भी आ रही हैं। तो जो इसका लिस्ट स्टाइल है वो हम कर देते हैं नन और सेव करते हैं। तो ये डॉट्स चली गई हैं। अब हम ये जो इसकी नीचे लाइन आ रही है उसको भी हटाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नैव ULLI और जो उसकी हाइट है, जो मतलब हर LI जो हमारा एलिमेंट है उसकी हम हाइट कर देंगे 20%, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है हमारे पास। तो अगर हर एलिमेंट 20% का होगा तो बेसिकली इस पूरे नैव की हाइट 100% कवर हो जाएगी। तो यहाँ हम करते हैं सेव और अभी यहाँ पे पता नहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आई थिंक हमने इसकी हाइट 100 नहीं करी है क्या? तो हाँ गाइज, हमने ये जो UL के अंदर है ना ये, तो उसकी हमने हाइट 100 नहीं करी है। तो अगर मैं इसकी भी हाइट कर देता हूँ 100 व्यू हाइट और सेव करता हूँ, तो ये देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी एलिमेंट है उसकी हाइट 20% हो गई है और उसी के अकॉर्डिंग ये सेट हो गया है। और इसका जो ओवरफ्लो है वो हम हिडन कर देते हैं, ताकि ये अगर ओवरफ्लो करे तो वो हाइड हो जाए। और अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये जो टेक्स्ट है तो इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नैव ULLI और A। तो टेक्स्ट के लिए हमें एंकर टैग स्टाइल करना होगा सीधे। तो यहाँ पोजीशन हम पहले तो कर लेते हैं रिलेटिव और इसका टॉप कर देते हैं हम 45%, जिससे कि ये मिडल में आ जाएगा। तो ये देखिए मिडल में आ गया है। और अब हम इसका कलर सेट करेंगे। तो कलर इसका कर देते हैं हम #FFF और यहाँ देखिए कितना ऑसम कलर लग रहा है ये। और ये टेक्स्ट जो डेकोरेशन हम इसकी नन कर देते हैं, ताकि ये जो फ्रस्ट्रेटिंग सी अंडरलाइन है ये चली जाए। तो ये चली गई है। अब हम देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग दे देते हैं। तो लेटर स्पेसिंग में कर देता हूँ 4 पिक्सल। तो ये थोड़े से लेटर में स्पेस आ गया है। अब हम इसकी कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद हम इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं और ये किया सेव। तो ये देखिए मिडल में आ गया है। और अब देखते हैं हम इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं। आई थिंक हमें इसका टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर्स में कर देना चाहिए। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका हम कर देंगे अपर केस और सेव करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़े से होवर इफेक्ट डालते हैं, ताकि इस पर होवर करने पे कुछ चेंजेस आएँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नैव LI और उसके बाद यहाँ पे LI के अंदर जो A है हमें उसमें ही चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे होवर और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हम चाहेंगे कि स्केल कर जाए कितना 1.2 ठीक रहेगा आई थिंक। और यहाँ पे हम सेव करके इसे देखते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा स्केल कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन और डाल देता हूँ तो उसकी स्केलिंग और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो ट्रांजिशन यहाँ कर देते हैं 0.2 सेकेंड्स और सेव करते हैं। तो ये देखिए पहले से भी ज़्यादा इसकी स्केलिंग स्मूथ हो गई है। अब हम इसके पीछे इसे कलर्स देंगे। तो इसकी आईडी के थ्रू हम सबको अलग अलग कलर्स देंगे। तो सबसे पहले तो जो नैव 1 है उसे हम कलर देते हैं। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ #21292C और सेव करते हैं। तो ये ऑसम सा कलर्स में हो गया है। पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पैडिंग क्यों आ रही है? तो आई थिंक यहाँ पे भी हमें मार्जिन, ये जो UL टैग है इसके अंदर भी हमें मार्जिन और पैडिंग 0 करनी होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हाइट को हटा देते हैं और यहाँ पे कॉमा लगा के हम UL लिख देते हैं, ताकि जो हमने स्टाइलिंग नैव में करी है वही UL में भी हो जाए। और ऐसे करते हैं सेव। तो ये देखिए पूरी तरह से अच्छी तरह स्टाइल हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसे तो कलर दे दिया है। अब ये जो बाकी बचे 4 एलिमेंट है इन्हें भी कलर देते हैं। तो यहाँ पे मैं
यहाँ पे लिख देता हूँ nav2 और इसे मैं कलर देना पसंद करूँगा कुछ ब्लू टाइप का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर #23 और 6267 और ये कलर डेफिनेटली मैंने रट नहीं रखे हैं, एक्चुअली मैं पहले से ही ट्राई करके देख चुका हूँ और ये कलर्स मुझे बेस्ट लगी। और इसके बाद ये जो बाकी तीन हैं इन्हें भी मैं जल्दी से कलर दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना औसम लग रहा है ये हमारा नैप बार अब। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और यहाँ पे एडवांस होवर इफेक्ट डालेंगे हम। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नैव LIA और यहाँ 2 डॉट्स लगा के हम लिखेंगे बिफोर। तो अगर आपको ये बिफोर सेलेक्टर नहीं पता है तो बेसिकली ये काम आता है अगर हमें किसी भी एलिमेंट के आगे कुछ लिखना होता है, उसके कंटेंट से पहले कुछ लिखना होता है। आप कहेंगे तो ये तो हम सीधे सीधे जाके HTML में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम तभी लिखना चाहें जब कोई एक्शन हो, इस वजह से ये काम आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ जावास्क्रिप्ट से भी हो सकती है तो बिल्कुल हाँ हो सकती है, पर जावास्क्रिप्ट से इसमें हमें काफ़ी कोड लिखना होगा और यहाँ पे बस हमें सिंपल सा डालना है। जिस भी एलिमेंट पे हमें ये चीज़ चाहिए बस हमें 2 डॉट्स लगा के बिफोर लिखना है और यहाँ पे लिखना है हमें कंटेंट इक्वल टू ये कोट्स लगाने हैं और इसके बाद हम अपना कोड लिख पाएंगे जो भी हमें चेंजेस उसमें करने हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी ईजी है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब मैं यहाँ पे जो चीज़ डालूंगा उसकी मैं विथ कर देता हूँ 25 व्यू विथ और उसके बाद मैं यहाँ पे उसकी हाइट कर देता हूँ 3 पिक्सल और यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ #FFF और इसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 47.5%, लेफ्ट से 0 और मैं करता हूँ सेव। तो ये देखिए यहाँ पे ये लाइनिंग्स आ गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लाइनिंग्स तभी दिखाई जाए जब कोई इसके ऊपर होवर करे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नैव LIA और यहाँ पे हम लगाएंगे 2 डॉट्स LIA और यहाँ पे हम लिखेंगे होवर और फिर 2 डॉट्स लगा के हम लिख लेंगे बिफोर। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनिशियली इसकी ओपेसिटी हम रखेंगे 0। तो यहाँ मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 0, तो देखिए गायब हो गई है। अब मैं इसकी यहाँ पे ओपेसिटी कर देता हूँ 1, तो ये देखने लगेगी जैसे ही हम इस पर करेंगे होवर। तो ये देखिए कितना ऑसम लग रहा है ना ये। तो यहाँ पे हमारे नैप बार की ऑलमोस्ट स्टाइलिंग काफ़ी कंप्लीट हो गई है और अब हम यहाँ पे साइड में एक हैमबर्गर का आइकन बनाएंगे। तो यहाँ इस टेबल में आके ये जो हमारा ओवरले वाला डिव है जिसके अंदर नैप बार है उसके नीचे मैं कमेंट करूँगा मेन्यू बार्स और उसी के अंदर एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास और आईडी हम देंगे मेन्यू बार्स। तो यहाँ पे हमने एक डिव बना लिया जिसकी क्लास और आईडी है मेन्यू बार्स। अब हम इसके अंदर 3 डिव बनाएंगे और उसको क्लास देंगे bar1, मतलब अलग अलग क्लास देंगे bar1 bar2 bar3। सो एक डिव बना लिया मैंने। अब दूसरा ये बनाता हूँ मैं, इसका नाम दूंगा मैं bar2 और तीसरे डिव के लिए हम क्लास देंगे bar3। तो आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले एक डिव बनाया, उसे हमने क्लास और आईडी दी मेन्यू बार्स और उसके बाद हमने 3 डिव बना लिए bar1 bar2 एंड bar3। अब इसको सेव करके हम CSS में से स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कमेंट कर देता हूँ मेन्यू बार्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम आईडी की मदद से जो हमारा मेन्यू बार्स वाला डिव है उसे स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन कर देता हूँ फिक्स्ड और जो इसका टॉप है वो ऊपर से कर देता हूँ मैं 1 रैम। अब हम इसका राइट कर देते हैं 1 रैम ताकि राइट से भी 1 रैम हो जाए और इसका Z इंडेक्स कर देते हैं हम 20, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नैप बार है ओवरले है उससे भी ऊपर रहे। और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले हमें करनी होगी इनलाइन और जो इसका कर्सर है वो हम कर देते हैं पॉइंटर। तो अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा तो नो प्रॉब्लम, अभी हम तीनों बार्स एक एक करके बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ bar1
या एक संग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा bar1 कॉमा डॉट bar2 एंड कॉमा डॉट bar3। तो तीनों बार्स की क्लास के थ्रू हम तीनों को स्टाइल करेंगे। और यहाँ मैं लिखूँगा विथ, इसकी दे देते हैं हम 35 पिक्सल, और जो इसकी हाइट है वो कितनी रखनी चाहिए, मैं 2 पिक्सल रख देते हैं। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देते हैं #FFF। और अब मैं ऐसा करूँगा सेव। तो ये देखिए यहाँ पे अभी एक बार आ गया है, या आई थिंक ये तीनों बार्स हैं हमारे। अभी इनके बीच हमें थोड़ी सी मार्जिन या पैडिंग देनी होगी, तो मैं मार्जिन दे देता हूँ उन्हें 8 पिक्सल और 0। सेव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको अपना हैमबर्गर मेन्यू दिख रहा होगा। और इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊँ तो देखिए काफ़ी सही लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इसके अंदर एनिमेशंस डालेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हमें थोड़ी और स्टाइलिंग करनी होगी। तो हम एक क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट चेंज। तो हमने एक चेंज नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर स्टाइलिंग डालेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं bar1। अब इसको करते हैं स्टाइल। तो यहाँ पे हम पहले तो कर देंगे ट्रांसफॉर्म, इसे करेंगे हम रोटेट कितने डिग्री, -45 डिग्री से। तो यहाँ हमने -45 डिग्री लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये मैं लिख देता हूँ कि हमने किस लिए किया है। तो ये हमने किया है टू रोटेट फर्स्ट बार। तो ये फर्स्ट बार को रोटेट करेगी स्टाइलिंग। अब हम यहाँ पे करेंगे फेड आउट द सेकेंड बार। तो यहाँ डॉट चेंज और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट bar2। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसकी ओपेसिटी कर देंगे 0। और इसके बाद हम थर्ड बार के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे रोटेट थर्ड बार। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ चेंज एंड bar3। और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हम रोटेट कर देंगे 45 डिग्री, क्योंकि ऊपर हमने -45 डिग्री किया था, राइट। तो यहाँ पे 45 डिग्री। और ये bar2 का ओपेसिटी हमने 0 इसलिए किया है क्योंकि हम चाहेंगे जब इस पर क्लिक हो तो यहाँ पे एक X बन जाए, तो ऊपर वाला और जो नीचे वाली स्टिक है वो दोनों रोटेट होकर X बना लेंगी, और जो मिडल वाली स्टिक है वो वहाँ से गायब हो जाएगी। तो अब मैं करता हूँ इसे सेव। और हम देखिए अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसे वर्किंग कंडीशन में कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं जावास्क्रिप्ट में, और सबसे पहले तो हम जो मेन्यू बार्स है उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और उसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID की मदद से कर लेते हैं ग्रैब। तो यहाँ पे मैं डालूंगा मेन्यू बार्स, और यहाँ पे ही हमारा मेन्यू बार्स ग्रैब हो गया। तो यहाँ पे मेन्यू बार्स ग्रैब करने के बाद अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे टॉगल नैप नाम का। तो यहाँ मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ टॉगल नैव। और इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले जो कोड लिखेंगे वो टॉगल करेगा हमारे मेन्यू बार्स के लिए एक क्लास को। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए अभी सब समझ में आने लगेगा आपको। तो यहाँ पे लिख दूँ टॉगल मेन्यू बार्स ओपन क्लोज्ड। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन्यू बार्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे चेंज। तो बेसिकली जब ये फंक्शन रन होगा तो जो हमारा मेन्यू बार्स होगा उसमें ये चेंज वाली क्लास लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मेन्यू बार्स हैं मैं उसमें ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इवेंट रखूँगा क्लिक, और डाल देता हूँ उसमें टॉगल नैप। अब इसे करते हैं सेव, और अब मैजिक देखिए आप। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये क्या हुआ, ये तो कुछ अजीब सा बन गया है। तो आई थिंक हमें इसकी थोड़ी सी यहाँ पे साइज़ भी चेंज करना होगा सही संग। तो यहाँ पे आते हैं हम CSS में, और ये रोटेट के आगे हम यहाँ पे ट्रांसलेट और लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेट -7 पिक्सल और कॉमा 8 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम थर्ड वाले में। तो थर्ड बार के अंदर भी मैं यहाँ लिखूँगा ट्रांसलेट -6 पिक्सल और -8 पिक्सल। अब मैं ऐसे करता हूँ सेव, और ये देखिए आप कितना ऑसम लग रहा है ये देखिए। पर देखिए फिर से चेंज नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लास चेंज वाली जो है वो ऐड तो हो जा रही है पर रिमूव नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऐड की जगह हम कर देते हैं टॉगल। तो ये बेसिकली क्या करेगा, टॉगल की अगर चेंज क्लास उसमें पहले से ऐड होगी तो रिमूव कर देगा, और अगर
उसमें ऐड नहीं होगी तो क्लास को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे करते हैं सेव और ये देखिए कितना ऑसम वर्क कर रहा है ये। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। तो जब भी हम क्लिक करते हैं तो जो हमारा मेन्यू बार्स वाला डिव है उसमें ऐड हो जाती है हमारी चेंज क्लास। और यहाँ पे हमने स्टाइलिंग बना रखी है कि जो चेंज क्लास है उसके अंदर जो बार वन वाली क्लास है उसमें तो ऐसा रोटेशन कर दो और उसे ट्रांसलेट इतना कर दो, और जो चेंज क्लास के अंदर बार टू वाली क्लास है उसकी ओपेसिटी कर दो 0, और चेंज क्लास के अंदर जो बार 3 वाली क्लास है उसको कर दो ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री और ट्रांसलेट इतना। तो यहाँ पे हमारा हैमबर्गर वाला जो आइकन है वो तो बहुत ही ऑसम वर्क कर रहा है। अब हमें इस पूरे नैव मेन्यू को मूव कराना है जब भी ये हैमबर्गर वाला आइकन ओपन हो और क्लोज हो। अब यहाँ पे इसके एनिमेशन बनाने से पहले एक और चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारा हैमबर्गर आइकन है तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसका, इसे हम थोड़ा और स्मूथ बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बार 1 बार 2 और बार 3 की स्टाइलिंग में डाल दूंगा ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड्स। तो ये करने से जो इसका ट्रांजिशन है वो और भी ज़्यादा आप देखेंगे तो देखिए स्मूथ हो गया है कितना ज़्यादा, ये बहुत ही स्मूथली दिख रहा है कि ये चेंज हो रहा है। तो अब इसके बाद हम ये जो ओवरले है हमारा पूरा जिसके अंदर हमारा नैव बार है, तो उस ओवरले को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि इनिशियली हम चाहते हैं कि ओवरले ना दिखाई दे। जब हम हैमबर्गर आइकन पर क्लिक करें तभी हमारा ओवरले हमारे सामने जो अपीयर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ओवरले वाली स्टाइलिंग है उसका हम जो पोजीशन है वो -100 व्यू विथ कर देंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे ट्रांसफॉर्म और उसके अंदर हम लिखेंगे ट्रांसलेट एक्स और यहाँ पे कर देंगे -100 व्यू विथ। तो इससे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ओवरले यहाँ अंदर चला गया है। तो अब मैं यहाँ पे अगर -10 कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो -10 करने से ये बस 10% लेफ्ट में चला गया है, और यहीं अगर मैं -50 कर दूंगा तो ये आधा लेफ्ट में चला जाएगा। इसी तरह से -100 करने पे ये पूरा चला जाता है, इसलिए हमें नहीं दिखता है। तो यहाँ मैं -100 व्यू विथ करता हूँ तो देखिए ये पूरा ओवरले हमारा लेफ्ट की तरफ चला गया है, हमारी स्क्रीन से बाहर चला गया, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है वो। अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्लास। तो यहाँ पे इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ ओवरले स्लाइड राइट, क्योंकि ये राइट में स्लाइड होगा तभी हमें दिखेगा। तो जब ये राइट में स्लाइड हो तो ये हो जाए इसका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और हो जाए 0। तो 0 होने से क्या होगा कि हमें सामने स्क्रीन पे आ जाएगा और हमें शो होने लगेगा। तो अब करते हैं इसे सेव। या सेव करने से पहले हम इसके लिए जो लेफ़्ट की है वो भी बना देते हैं। तो ओवरले स्लाइड यहाँ पे हम लेंगे ओवरले स्लाइड और उसके बाद लेफ़्ट। तो ये स्लाइड की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, स्लाइड लेफ़्ट। और स्लाइड लेफ़्ट में हम क्या करना चाहेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, लेकिन यहाँ पे हम कर देंगे -100 व्यू विथ, जिससे कि जो हमारा ओवरले हमें सामने नैव बार दिख रहा होगा वो वापस से एक्स डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे सेव। तो अब देखिए इस समय ओवरले नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो टॉगल नैव वाला फंक्शन है जो कि तब रन होता है जो जब हम हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करते हैं। तो उसी के अंदर देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे और इसके बाद यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ मेन्यू एक्टिव। अब यहाँ पे जो ओवरले हमारा, तो पहले उसके लिए डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट ओवरले इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और उसकी ID थी आई थिंक ओवरले। अब यहाँ करते हैं इसे सेव। तो एक बार देख लेते हैं हमारा सही हमने सेलेक्ट किया है कि नहीं एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ओवरले। तो हाँ, हमने बिल्कुल सही एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे ऐसा कोड लिखेंगे कि जब भी ये फंक्शन रन हो तो एक क्लास ऐड हो जाए ओवरले में जो कि होगी ओवरले एक्टिव। तो हम लिखेंगे ओवरले डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड ओवरले एक्टिव। ओके, तो रुकिए, यहाँ पे ऐड नहीं करते हम, क्योंकि यहाँ पे हम चाहेंगे कि ऐड भी और रिमूव भी हो। तो यहाँ पे भी हम टॉगल कर देते हैं। तो अगर वो क्लास पहले से ऐड होगी तो रिमूव हो जाएगी, और अगर ऐड नहीं होगी तो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो, मतलब उसमें अगर ओवरले क्लास एक्टिव हो, तो यहाँ हम कंडीशन लिखते हैं इफ़ ओवरले डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स कौन सी क्लास, ओवरले एक्टिव। तो अगर हमारा ओवरले इस क्लास को कंटेन करे तो क्या होना चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे
ओवरले डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हो जानी चाहिए ओवरले स्लाइड राइट। अब करते हैं इसे सेव और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो अगर मैं इस हैमबर्गर आइकन पे करूँ क्लिक, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा नैप बार आ गया है ना। लेकिन अगर मैं इसे वापस क्लिक करूँ तो जा नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वापस से यहाँ पे लिखते हैं एल्स कंडीशन में। और एल्स कंडीशन में क्या हो कि जो हमारा ओवरले डिव है उसके अंदर ओवरले स्लाइड लेफ्ट वाली क्लास ऐड हो जाए, ताकि हमारा जो ओवरले है वो लेफ्ट की तरफ स्लाइड कर जाए। और अब सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए हमने क्लिक किया तो हमारा नैप बार आ गया, और हमने इसे हटाया तो फिर चला गया, और फिर क्लिक किया तो अब ये वापस नहीं आ रहा है। तो इसका ये रीज़न है क्योंकि इसमें पहले से ही जो हमारी ओवरले राइट स्लाइड वाली क्लास जो है वो पहले से ही उसमें एडेड है। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन के ऊपर लिख देंगे कि ओवरले डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे हम कर देंगे ओवरले स्लाइड लेफ्ट। तो अगर उसमें पहले से ही ओवरले स्लाइड लेफ्ट जो होगी क्लास वो ऐड होगी तो वो रिमूव हो जाएगी और उसमें स्लाइड राइट वाली ऐड हो जाएगी। और सेम हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ एल्स कंडीशन में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट की जगह कर देते हैं राइट। तो अगर राइट वाली क्लास उसमें पहले से ऐड होगी तो राइट वाली रिमूव हो जाएगी और लेफ्ट वाली हो जाएगी हमारी ऐड। तो आप करते हैं इसे सेव और देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है ये। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आ रहा है और जा रहा है। लेकिन एक मुझे इसमें प्रॉब्लम दिख रही है, इसका जो ट्रांजिशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। मतलब हमें दिख रहा है कि अपने आप अपीयर हो जा रहा है पर पता नहीं चल रहा कि वो हमारी लेफ़्ट की साइड से आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ट्रांजिशन हमें सेट करना चाहिए। तो ये ओवरले साइड राइट में मैं इसका ट्रांजिशन को सेट करता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांजिशन ऑल, और इसके बाद हम करेंगे 0.4 सेकेंड ईज इन आउट। इसे करते हैं सेव, और ऐसे ही हम लेफ़्ट वाली में कर देते हैं। तो इसे करते हैं कॉपी, और ओवरले साइड लेफ़्ट में हम सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, इसे 0.8 सेकेंड कर देते हैं, और अब करते हैं इसे सेव। तो आप देखते हैं तो ये देखिए कितना ऑसम लग रहा है ना। ये लेफ़्ट से हमें साफ साफ दिख रहा है कि लेफ़्ट से आ रहा है और वापस लेफ़्ट में ही चला जा रहा है जो हमारा नैप बार है वो पूरा। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम ये जो हैमबर्गर वाला आइकन है इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा टॉगल नैप फंक्शन है हो जाता है रन, और ये चेंज क्लास ऐड होने की वजह से ये जो हमारा हैमबर्गर आइकन है ये चेंज हो जाता है एक्स में, और एक्स से जो हमारा डिफ़ॉल्ट आइकन है उसमें। और उसके बाद यहाँ पे ये जो ओवरले है उसमें क्लास ऐड हो जाती है ओवरले एक्टिव, और उसके बाद हमारी ये कंडीशन रन होती है कि अगर ओवरले कंटेन करता है ओवरले एक्टिव क्लास तो उसमें स्लाइड लेफ्ट वाली क्लास अगर है तो रिमूव हो जाए और स्लाइड राइट वाली ऐड हो जाए। तो स्लाइड राइट वाली क्लास ऐड होने में क्या होगा कि जब भी वो क्लास ऐड होगी तो हमारा ये जो ओवरले है वो राइट की तरफ स्लाइड कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि उसमें जो ओवरले एक्टिव क्लास है वो नहीं एडेड है, वो कंटेन नहीं करता है, तो क्या हो कि ये जो स्लाइड लेफ्ट वाली क्लास है ये ऐड हो जाए। और आप समझ सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में वेबसाइट ऐड होगी, और आप समझ ही सकते हैं कि जब वेबसाइट स्टार्टिंग में रन होगी तो हमारा जो ओवरले है उसमें ओवरले एक्टिव क्लास एडेड नहीं होगी। तो जब भी हम हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे तो वो क्लास हो जाएगी ऐड, और ऐड होने पे क्या होगा कि वो स्लाइड राइट कर जाएगा जो हमारा पूरा ओवरले है। तो आई थिंक आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम चाहेंगे कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करें और एक एक करके राइट की तरफ स्लाइड करके बाहर चले जाए। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो ओवरले है जिसके अंदर हमारा नैप बार है, तो ये पूरा एलिमेंट एक संग आ रहा है और एक संग जा रहा है, पर हम हर एलिमेंट के लिए एक अलग से टाइमिंग रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्लाइड इन के लिए एनिमेशंस बनाएंगे। तो चलते हैं style.css में, और यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे जो मेन्यू बार है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एनिमेशंस बनाना। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम स्लाइड इन एनिमेशंस, और तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे @keyframe, और एनिमेशन का नाम देंगे हम स्लाइड इन, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम में हम डालेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x डालेंगे हम यहाँ पे, और इसके अंदर लिख देंगे -100, और 2 में हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x
0। तो आप समझ गए होंगे जब भी ये एनिमेशन रन होगी तो हमारा जो नेव आइटम्स हैं वो -100 व्यू विथ से 0 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम एक क्लास बनाते हैं स्लाइड इन 1 नाम से, और इसके अंदर हम डालेंगे एनिमेशंस। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एनिमेशन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो एनिमेशन हमारा नेम है स्लाइड इन, और इसकी ड्यूरेशन हम रखना चाहेंगे 0.4 सेकेंड्स, और जो उसका टाइमिंग फंक्शन है वो हम रखेंगे लीनियर, और इसका जो डिले है वो हम करेंगे 0.2 सेकेंड्स। इटरेशन काउंट हम नहीं रखना चाहेंगे, और डायरेक्शन भी नहीं, और फिल मोड हम इसका कर देते हैं बोथ। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे 5 टाइम पेस्ट। अब यहाँ पे इसे कर देते हैं स्लाइड इन 2, स्लाइड इन यहाँ पे हम करेंगे 3, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लाइड इन 3, स्लाइड इन 4 और स्लाइड इन 5। अब इसके बाद ये जो स्लाइड इन वाली हमने 5 अलग अलग क्लासें बनाई हैं, तो इनमें हम जो ये जो एनिमेशन का डिले है ये डिफरेंस कर देंगे इनमें। तो यहाँ पे है 0.2, यहाँ पे हम कर देते हैं 0.4, यहाँ पे हम कर देते हैं 0.6, यहाँ कर देते हैं 0.8, और यहाँ पे हम कर देंगे 1.0, यानी कि 1 सेकंड का यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी एनिमेशन है वो पूरी तरह से रेडी हो गई है। अब इस एनिमेशन को हम डाल के देखते हैं हमारा जो ओवरले है इसके एलिमेंट्स में, तो इसमें हमने सेपरेटली डालनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे कर लेंगे ग्रैब, उनके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ मैं पहले डालूंगा nev1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID हमने सेट करी थी, तो यहाँ पे ID है nev-1 nev-2, तो यहाँ पे मैं डालूंगा nev-1। अब हम इसको पूरे को कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे 5 टाइम पेस्ट। अब यहाँ पे हम मल्टी कर्सर का यूज़ करके यहाँ पे कर देंगे 2, और इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे 3, यहाँ पे हमें करना है 4, और एंड में हमें करना है 5। तो यहाँ पे हमने 5 हमारे जो नेव एलिमेंट्स हैं उनके लिए डिक्लेयर कर दिए हैं वेरिएबल्स, और उनके थ्रू हमने उन्हें ग्रैब कर लिया है। अब हम करते हैं इसे सेव, और अब यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम कमेंट करेंगे एडिंग स्लाइड इन क्लास टू नेव एलिमेंट्स। तो अब एक एक करके जितने भी हमारे नेव एलिमेंट्स हैं हम सब में एक एक करके जो स्लाइड इन क्लास है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ nev1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे स्लाइड इन 1। तो यहाँ पे मैंने जो nev1 है उसमें स्लाइड इन 1 क्लास ऐड कर दी है। अब मैं इसे करूँगा कॉपी, और यहाँ पे सेम तरीके से 5 वाले से हम कर देंगे पेस्ट, और जैसा हमने ऊपर किया था मल्टी कर्सर का यूज़ करके यहाँ पे करना है हमें 2, और यहाँ पे हमें करना है 3, यहाँ पे हमें करना है 4, और यहाँ पे हमें करना है 5। तो अब यहाँ पे हम सेव करते हैं और देखते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ हैमबर्गर आइकन पे क्लिक, और ये देखिए हमारे एलिमेंट्स एक एक करके कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे आए, लेकिन ये उसी तरीके से वापस नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने स्लाइड आउट क्लास नहीं बनाई है। तो एक काम करते हैं, हम इसी को पूरे को कॉपी कर लेते हैं और फिर इसमें चेंजेस कर देंगे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं स्लाइड आउट एनिमेशंस। इसके अंदर ये हमने किया पेस्ट, और जो हमारा की फ्रेम है वो भी हमें डालना है। तो यहाँ पे की फ्रेम भी कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने किया पेस्ट। ओके, तो अब हमें यहाँ पे स्लाइड इन की जगह पहले तो स्लाइड आउट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ स्लाइड इन लिखा है वहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लाइड आउट, और बाकी हम देखते हैं और क्या चेंज करना है हमें। यहाँ पे भी हमें इनकी जगह आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे स्लाइड आउट कर दिया हमने, और यहाँ पे जो हमें फ्रॉम है, फ्रॉम हमें ले जाना है 0 से -100 VW तक। तो यहाँ पे हम कर देते हैं -100 VW, और यहाँ ट्रांसलेट एक्स में कर देते हैं 0। तो यहाँ पे देखते हैं हमने की फ्रेम का यूज़ करके स्लाइड आउट एनिमेशन बना ली है, जो कि 0 ट्रांसलेट एक्स से -100 व्यू विथ पे जाती है। और
इसकी 5 क्लास बना के हमने 5 बार ये एनिमेशन अलग अलग डिले टाइमिंग्स के साथ सेट कर दी है। तो अब इसे करते हैं सेव, और सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने स्लाइड इन क्लास ऐड करी थी, इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे स्लाइड आउट क्लास ऐड कर देते हैं। यहाँ किया मैंने पेस्ट, और जहाँ जहाँ लिखा है इन वहाँ पे हमें करना है आउट। अब करते हैं इसे सेव और देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, तो आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे। यहाँ फिर देखते हैं ये आया, पर इतनी स्मूथली ये गया नहीं वापस। तो देखते हैं, आई थिंक हमने एनिमेशन में वो कॉपी किया, इस वजह से कुछ मिस्टेक की है। तो हाँ गाइस, यहाँ पे हमें आउट ले जाना है, वो काफ़ी स्लोली ले जाना है। तो यहाँ पे हमें इसकी कुछ डिलेज चेंज करने होंगे, और हम चाहते हैं वो नीचे वाला जो सबसे पहले चला जाए। तो इसका डिले हम करते हैं 0.5 सेकंड, यानी ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा रखेंगे। इसका 0.4 ही रखते हैं, पर इसका 0.6 से 0.3 कर देंगे। उसके नीचे वाले का और कम 0.2, और इसका हम कर देते हैं 0.1 सेकेंड। अब करते हैं इसे सेव और अब देखते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे एलिमेंट्स आए और काफ़ी अच्छी तरीके से ये बैक वापस चली गए। तो इनका मैं ज़रा ये भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे इनका जो टाइमिंग है वो कर देते हैं 0.3 सेकेंड्स, और अब सेव करते हैं। तो देखते हैं अब कैसा वर्क कर रहा है। ओके, तो अब ये और बेटर वर्क कर रहा है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, तो एक प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पे फिर से हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि वो क्लास उसमें फिर से पहले से ही वहाँ पे ऐड है, इस वजह से यहाँ पे वो फिर से वर्क नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमें सारी क्लासें अब रिमूव भी करनी होंगी। तो यहाँ पे अब हम कर देते हैं nav1। तो ऐसा करते हैं, इसी को करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं nav1.classes.remove, और कौन सी क्लास हमें रिमूव करनी है, स्लाइड आउट वाली। तो स्लाइड आउट यहाँ पे रिमूव कर दी हमने। अब इसे करते हैं कॉपी, पूरे को उठा लेते हैं यहाँ से। ये किया हमने कॉपी, यहाँ किया पेस्ट, इसके बाद यहाँ पे फिर से हमने किया ऐसे, तो इसके बाद हमने फिर से पेस्ट कर दिया और यहाँ पे फिर से। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले स्लाइड आउट 1 रिमूव किया और स्लाइड इन 1 ऐड किया। उसके बाद स्लाइड आउट यहाँ पे हमें 2 रिमूव करना है 2 में से। ओके, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हमने ऐड किया वो तो ठीक है। फिर से यहाँ पे अब 3 करना है, तो यहाँ हमने किया 3। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है 4, तो हम यहाँ कर देते हैं 4, और यहाँ पे हमें करना है 5, तो यहाँ पे हमने कर दिया 5। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से सेलेक्ट कर लिया। अब इसी को यहाँ पे से मैं कॉपी कर देता हूँ, और सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पेस्ट करने के बाद जहाँ जहाँ पे हमें स्लाइड आउट दिख रहा है वहाँ पे हम कर देंगे स्लाइड इन, और इनकी जगह कर देंगे आउट। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ आउट को, और ये Ctrl+D D एंड D। तो यहाँ पे हम कर देंगे इन, और ये जितने भी इन हैं ये वाले, तो यहाँ पे हम कर देंगे आउट। और अब इसे करते हैं सेव, और अब देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है ये। तो ये देखिए हमारे एलिमेंट्स आ गए काफ़ी अच्छी तरीके से, और ये चले गए और ये फिर आ गए। तो आप देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी ऑसम वर्क कर रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी जाने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आपको स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ लग रही है, तो ऐसा करते हैं, इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं। तो ये स्लाइड आउट है, इसकी स्पीड हम कम करेंगे। तो जितनी ओवरले की है उतनी कर देते हैं। तो ओवरले की एक बार स्पीड देख लेते हैं। तो ओवरले की स्लाइड लेफ्ट की स्पीड है 0.8, तो सेम ड्यूरेशन हम इसकी कर देते हैं। तो यहाँ मल्टी कर्सर का यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे हमने कर दी इसकी 0.8, और करते हैं इसे सेव, और अब देखते हैं। तो ओके, तो अब ये पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, अब यहाँ पे ये पूरा हो चुका है। यहाँ तक आपका नेविगेशन बार आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके सब फंक्शन वर्क कर रहे हैं और काफ़ी ऑसम लग रहा है। और हाँ, ये एक और बात, ये रेस्पॉन्सिव भी है। तो अगर आप इसे देखिए फ़ोन में खोलेंगे तो ये फ़ोन में भी उतनी ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और ये फ़ोन में अगर हम देखें तो और भी ज़्यादा बेटर लग रहा है।
तो अब क्या करना है इसमें, जब हमारा सब कुछ पूरा हो गया तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा कोड लिखा और बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड हम एक तरह से रिपीट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती है कोडिंग में। हमें कम से कम कोड रिपीट करना चाहिए। तो अब हम इन सभी 20 लाइंस ऑफ कोड को 4 और 5 लाइंस में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे और उसके थ्रू यहाँ पे हम ये करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि यहाँ पे ये जितने भी हमारे नैव आइटम्स हैं इन्हें एक एरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट नैव आइटम्स इक्वल टू यहाँ पे हम nav1, nav2, nav3, nav4, nav5। तो यहाँ पे है जितने भी हमारे 5 नैव आइटम्स थे वो सब हमने एरे में डाल लिए हैं। और अब हम यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे टॉगल एनिमेशन नाम का। तो यहाँ टॉगल एनिमेशन, और इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स डालेंगे जो कि अभी नहीं डाल रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नैव आइटम है तो इस नैव आइटम्स एरे पे हम लगाएंगे फॉर ईच फंक्शन। और फॉर ईच फंक्शन में आपको पता ही है हम अंदर फैट एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो हम पैरामीटर्स देंगे, तो देखिए जो फॉर ईच फंक्शन हमारा पहला पैरामीटर देता है तो वो तो होता है हमारा एलिमेंट जो कि नैव आइटम्स यानी कि एरे के अंदर होता है। तो जो नैव आइटम एरे के अंदर हमारे 5 नैव के ऑप्शंस हैं तो एक एक करके हमें वो रिटर्न होंगे। तो उसके लिए हम पैरामीटर यहाँ पे नैव दे देते हैं और फिर सेकंड पैरामीटर देता है वो उन सभी का इंडेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे console.log करके आपको दिखाता हूँ। तो console.log यहाँ पे हम कर देते हैं nav, और करते हैं इसे सेव। तो इसको किसी के अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं। तो यहाँ टॉगल एनिमेशन रन कर देते हैं और यहाँ पे भी अब सेव करके देखते हैं। तो यहाँ कंसोल में हम देखते हैं हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। तो मैंने इस पर किया क्लिक, तो ये देखिए हमें जितने भी हमारे नैव आइटम्स थे वो उन सब एलिमेंट्स मिल गए और उनका इंडेक्स नंबर मिल गया 0 1 2 3 4 5। फिर से क्लिक किया तो फिर से मिल गया। तो आप देख ही रहे हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम कहेंगे कि इन एलिमेंट्स के अंदर जो कि हमें एक एक करके मिल रहे हैं तो एक एक करके इन सभी के अंदर क्लास कर दो रिमूव और क्लास कर दो ऐड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा nav डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव डॉट रिमूव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम पहले क्लास रिमूव कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इसलिए यहाँ पे भी हम पहले क्लास रिमूव करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। अब रिमूव के अंदर हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्ट्रिंग लिटरल्स, और स्ट्रिंग लिटरल्स लगाने के बाद मैं लिखूँगा स्लाइड डैश। यहाँ पे हम वेरिएबल लगा देते हैं और यहाँ वेरिएबल में हम लिखेंगे डायरेक्शन रिमूव, और उसके बाद यहाँ पे हम डैश लगा के फिर से यहाँ पे डॉलर लगा के वेरिएबल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे i+1। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड, और यहाँ पे रिमूव की जगह हम कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे हमारा कोड रेडी हो गया है और मैं करता हूँ यहाँ पे सेव इसको। तो आप देखिए जब भी ये फंक्शन रन होगा तो हमारे नैव के अंदर जो हमारे नैव एक एक करके एलिमेंट आ रहा है, तो पहला हमारा आएगा nav1 एलिमेंट आएगा। उसके अंदर ये जो हमारी एक क्लास होगी ये हो जाएगी रिमूव और ये क्लास ऐड हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं ये क्या क्लास है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं कंसोल में आपको कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट। तो बेसिकली अगर आप देखें ये स्लाइड और ये डायरेक्शन रिमूव, तो सपोज़ कि डायरेक्शन रिमूव ये हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डायरेक्शन ऐड डायरेक्शन रिमूव। तो अगर सपोज़ कीजिए डायरेक्शन ऐड आई है हमारी इन, तो ये हो जाएगा स्लाइड इन, और i+1 पहले एलिमेंट के लिए इंडेक्स नंबर 0 होगा +1 1। तो ये बेसिकली स्लाइड इन 1 हमारी वही क्लास हो जाएगी जो कि हम करना चाहते हैं ऐड, जो कि ये रही स्लाइड इन 1। तो ये ऐसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम टॉगल एनिमेशन फंक्शन रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों पैरामीटर पास कर देते हैं। तो
तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन ऐड और डायरेक्शन रिमूव पास करना है, तो डायरेक्शन हम देखते हैं कौन सा ऐड कर रहे हैं, तो इन ऐड कर रहे हैं हम और आउट रिमूव कर रहे हैं, तो इन कॉमा आउट, और ये हमें स्ट्रिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे पास करने हैं। तो यहाँ मैंने किया इन और यहाँ पे आउट, और सेम तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ आउट कॉमा इन, और फिर उसके बाद हम इसे ये जितना भी कोड है इतना ये हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे भी इसे कर देते हैं यहाँ पे कमेंट। अब करते हैं इसे सेव, तो देखते हैं कि ये सेम वर्क कर रहा है जो पहले वो वर्क कर रहा था जो हमने कोड लिख रखा था इतना 9 और 10 लाइंस का। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हैमबर्गर आइकन पे, और ये देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। नेविगेशन बार, हमारा एनिमेटेड नेविगेशन बार बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, और वो भी यहाँ पे हमारी लाइंस ऑफ कोड बहुत कम हो गई हैं। तो अगर मैं इसे रिमूव करूँ तो आपको दिखेगा कि कितनी ज़्यादा पहले से कम हो गई हैं, और इसे यहाँ पे इसे भी रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए अब इतनी सी लाइन में ये हमारा जो एनिमेटेड नेविगेशन बार है ये कितना ऑसम वर्क कर रहा है। तो गाइज यहीं पे ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ख़त्म होता है। तो अब ये जो आप नेविगेशन बार बनाना सीख गए हैं, तो ये बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट में सिंपली ऐड कर सकते हैं। आपको बस उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करनी होगी, और हमेशा वही टेम्पलेट आप किसी भी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।